हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों की जैसा कि हम आधुनिक काल का ये 17वां भाग आज लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीतकाल, नाटक विधा और रीतकाल, छायावाद, प्रगतिवाद और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ये सभी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और गद्य विधा में हम नाटक, कहानी विधा, उपन्यास विधा, ये सारे विधाओं के प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। यदि ये सभी प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जूट कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, DSSS और EMRS, KVS, NVS आदि सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। यदि ये सभी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं या हिंदी अध्यापक से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि दोस्तों इसमें कोई कमी आपको समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपदवाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न है 754, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तो ये है तार सप्तक में एक भी कोई भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तार सप्तक 1943 में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है और तार सप्तक में 7 कवियों का समूह निम्न है: रामविलास शर्मा अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है 755, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? ये कथन है कुंवर नारायण। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं और इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, इसका प्रकाशन 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993 का है। इन दिनों 2002 आदि आत्मजयी 1965 ईस्वी, वाज श्रवा के बहाने इनके द्वारा प्रबंध काव्य है। आत्मजयी, वाज श्रवा के बहाने ये प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है 756, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो नकेनवाद के अंतर्गत 3 कवि आते हैं, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। ये तीनों नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। अगला फैक्ट है, प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। अगला फैक्ट है, सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। अगला फैक्ट है, प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है।
अगला प्रश्न है 757, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अगला फैक्ट है, प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि हैं। अगला फैक्ट है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। अगला फैक्ट है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अगला फैक्ट है, अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला फैक्ट है, प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। अगला फैक्ट है, नगेन ने प्रयोगवाद को शैलीगत कहा है। अगला फैक्ट है, रघुवीर सहाय ने प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण माना है। अगला प्रश्न है 758, आत्मजयी किसकी रचना है। तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इससे पहले इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित में प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। कुंवर नारायण कृत प्रमुख कृतियाँ हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 की हैं। ये सभी कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 759, हरी घास क्षण भर किसकी रचना है। तो हरी घास क्षण भर ये अज्ञेय जी की रचना है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरी घास क्षण भर 1949 में प्रकाशित अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 760, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, ये पंक्तियाँ अज्ञेय जी की हैं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय जी की हैं। और अगला फैक्ट है, प्रमुख काव्य पंक्तियाँ और रचनाकार। तो पंक्तियाँ देखते हैं। भागकर अकेलेपन से अपने तुमसे मैं गया, यह श्रीकांत वर्मा की है। इन फिरोजी ओंठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, कवियों का कोई ठिकाना नहीं न जाने कितनी बार वे, ये धर्मवीर भारती की है। सॉरी दोस्तों, इन फिरोजी ओंठों पर बर्बाद मेरी, ये धर्मवीर भारती की है। अगली पंक्ति, कवियों का कोई ठिकाना नहीं न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं, ये कुंवर नारायण की पंक्तियाँ है। अगला प्रश्न 761, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार गजानंद माधव मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों काव्य संग्रह हैं। और प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। अंधेरे में एक अंतरकथा, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, और लकड़ी का रावण, ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है। तो इसका प्रयोक्ता गजानंद माधव मुक्तिबोध है। विकल्प से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान ज्ञानात्मक सूत्र गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। मुख्य रचनाएं कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980 की है। इनकी रचनाएं अंधेरे में एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं, ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 763, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, यह इनमें से किसका कथन है। तो यह कथन है अज्ञेय जी का। विकल्प सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, ये कथन अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न 764, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। तो इसका उत्तर है रघुवीर सहाय। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर है फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, मुक्तिबोध है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध की भावनात्मक
भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। और प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ तथा निधन 1964 में। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल लंबी कविता है। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह है। विपात्र उपन्यास है। ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 765। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता हैं। तो रामदास के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रघुवीर सहाय रामदास कविता के रचयिता। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे और इनका जन्म दिसंबर 1929 में हुआ। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ, निधन 1990 में हुआ। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। इनके प्रमुख कविता संग्रह रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह है। रास्ता इधर से है रघुवीर सहाय का कहानी संग्रह है। लिखने का कारण ये रघुवीर सहाय का निबंध संग्रह है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनकी पहली लंबी कविता है अंत का आरंभ, सन 1946 में पहली लंबी कविता है। अगला प्रश्न 766। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक है समाज व व्यक्ति के प्रतीक है। नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप व्यक्ति के। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। अगला इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नदी के द्वीप आगे की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक है। आंगन के द्वार पार 1961 ईस्वी की है। कविता संग्रह के लिए आंगन के द्वार पार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नावों में कितनी बार 1967 के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञे जी को आंगन के द्वार पार के लिए 1961 की रचना में आंगन के द्वार पार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञे जी को प्राप्त हुआ और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 767। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त कविता के रचयिता हैं। तो ये कविताओं के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कविता दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साय के धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 तथा मृत्यु 1975 और इनकी रचनाएं सूर का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। एक कंठ विस्फाई इनका प्रसिद्ध गीत नाट्य है। एक कंठ विस्फाई दुष्यंत कुमार जी का प्रसिद्ध गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है। तो ये तार सप्तक का संपादन प्रयोगवाद युग से शुरुआत से संबंधित है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तार सप्तक का संपादक हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। आज्ञे द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आज्ञे के संपादकत्व में चार सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। आज्ञे ये तार सप्तक के कवि हैं।
अगला प्रश्न है 769। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? तो इनमें से साय में धूप ये अज्ञेय जी की नहीं है। ये है साय में धूप, ये दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। साय में धूप 1975 में प्रकाशित दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। जबकि चिंता 1942, बावरा अहेरी 1954 तथा इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है 770। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रयोगवाद के संबंध में इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना, ये प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 770 की व्याख्या देख लेते। प्रयोगवाद का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। कथन प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नए प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इस कविता को प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य विषयों को महत्व दिया गया। अगला प्रश्न 771। तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। तो तीसरा तार सप्तक के कवि हैं मदन वात्स्यायन और कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। ये तीनों मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, ये तीनों तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। यानी कि इसका उत्तर आ सा या विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन किया एवं संपादन किया गया। इसी क्रम में अज्ञेय ने दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959, चौथा सप्तक 1979 में संपादित किया। तीसरा सप्तक 1959 के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, ये सभी तीसरे सप्तक के कवि हैं। शकुंत माथुर दूसरे सप्तक 1951 के कवि हैं। स्वदेश भारती चौथे सप्तक 1979 के कवि हैं। अगला प्रश्न है 772। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से अज्ञेय के संबंध में संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित करती है, ये कथन सही नहीं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में ये कथन सही नहीं है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक नाम से 7 प्रयोगवादी कवियों का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया। तार सप्तक की भूमिका ही प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुआ। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। अज्ञेय के 2 उदाहरण में प्रतीकात्मक का कसाव या संगठन है। अगला प्रश्न है 773। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखे। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं अज्ञेय जी, विकल्प भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 774। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो यह काव्य संग्रह धर्मवीर भारती का, विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी के धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह में प्रेमाथ्युगाथा लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि हैं। धर्मवीर भारती प्रणय अनुभूति के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, अंधा युग 1955 गीत नाट्य है। कर्णप्रिया 1959 की है जो कि खंड काव्य है। सपना अभी भी 1982 का। देशांतर, मेरी वाणी, गैरिक वासना, ये सभी
धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 775, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खुशबू के शिलालेख कविता दूसरा सप्तक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अन्य प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत भरोस, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम नमम, ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगला प्रश्न 776, तार सप्तक का प्रकाशन काल है। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943। इसके प्रकाशक हैं अज्ञे जी। विकल्प एक सही। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। तार सप्तक का संकलन एवं संपादन अज्ञे द्वारा किया गया। तार सप्तक के 7 कवियों के नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। अज्ञे जी। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न 777, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक शहर की मौत विकल्प डी नहीं है, और ये रचना है अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम की है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक शहर की मौत ये अमृता प्रीतम की है, जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, पाठ की घंटियां आदि सक्सेना जी की रचनाएं। अमृता प्रीतम की रचनाएं अमृत लहरें 1936 ईस्वी, जिंदा जियार 1939 ईस्वी, कस्तूरी नागमणि, पंजाबी दी आवाज, ये सभी अमृता प्रीतम की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 777, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वो साधन है। प्रयोगवाद द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। ये कथन किसका है? तो यह कथन है अज्ञे जी का। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयुक्त कथन अज्ञे जी का। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ। अज्ञे प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे जी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 779, सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है? तो सागर मुद्रा अज्ञे जी की रचना है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में प्रकाशित अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित है। अज्ञे के अन्य काव्य संग्रह भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेअलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, हरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले संवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, नदी की बांक छाया 1981, ये सभी रचनाएं अज्ञे जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 780, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये पंक्तियाँ भारती जी की। धर्मवीर भारती की रचनाएं ठंडा लोहा 1952 और अंधा युग 1955, कर्णप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1952, देशांतर, ये सभी रचना धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न 781, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो ये आत्मजयी है कुंवर नारायण की। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का आधार कठोपनिषद है, जबकि धर्मवीर भारती की कृत अंधा युग का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं आदि रचनाएं धर्मवीर भारती की। महाप्रस्थान नरेश मेहता
द्वारा रचित खंडकाव्य है। और नरेश मेहता की अन्य रचनाएं संशय की एक रात, सबरी, प्रार्थना पुरुष, जबकि आर्यावर्त ये मोहनलाल मेहतो वियोगी की रचना है। अगला प्रश्न 782, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो ये है विकल्प बी आत्मजयी, ये कुंवर नारायण की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आत्मजयी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है और आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाज, श्रवा के बहाने प्रबंध काव्य है कुंवर नारायण का। अगला प्रश्न है 783, कलगी बाजरे की मैं सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो इसका उत्तर है बिछली घास, विकल्प ए को माना गया है। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास, क्षण भर, आंगन के पार द्वार, असाध्य, वीणा, सांप, नदी के दीप, यह दीप अकेला है, ये सभी रचनाएं अज्ञे जी की हैं। अगला प्रश्न है 784, प्रपदवाद किसका पर्याय है? प्रपदवाद किसका पर्याय है? तो प्रपदवाद ये नकेनवाद का पर्याय है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रपदवाद 1956 को नकेनवाद भी कहते हैं और प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने किया। बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। कविता 1965 के प्रवर्तक श्याम परमार, प्रयोगवाद 1943 के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। नई कविता 1954 नाम अज्ञे ने अपने एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कविता 1954 ईस्वी का आरंभ जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अगला प्रश्न है 785, निम्नलिखित कौन प्रपदवादी कवि नहीं हुए? तो इनमें से गिरिजा कुमार माथुर प्रपदवादी कवि नहीं हुए हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं, न कि प्रपदवादी कवि। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 786, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो इनमें से केसरी कुमार नकेनवाद से जुड़ा है, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद के संकलन से किया है। अगला प्रश्न है 787, कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। नरेंद्र शर्मा की प्रवास के गीत हैं, नरेंद्र शर्मा। नागार्जुन का युग धारा है, नागार्जुन। केदारनाथ अग्रवाल की है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र की है, बुनी हुई रस्सी। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। नरेंद्र शर्मा पलाशवन 5 और युगधारा नागार्जुन 4। 5 4 5 4 5 4 1 2 5 4 1 2, विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत 1938 में प्रकाशित, नागार्जुन की युगधारा 1953 में प्रकाशित, केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते 1965 में प्रकाशित, भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी 1971 में प्रकाशित, कुंवर नारायण की आत्मजयी 1965 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले
नदी की बाँक छाया, नदी की बाँक पर छाया, यह है केदारनाथ अग्रवाल की। और आज नदी बिल्कुल उदास थी, आज नदी, सॉरी दोस्तों, ये नदी की बाँक छाया, नदी की बाँक पर छाया, ये है अज्ञे जी की, अज्ञे जी की है। और आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और ठंडा लोहा आप सभी जानते ही होंगे, धर्मवीर भारती की है। कुआनो नदी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 3 5 नहीं 2 सॉरी 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञे की नदी की बाँक पर छाया, केदारनाथ अग्रवाल की आज नदी बिल्कुल उदास थी, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी, ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 789, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियों के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को सहिष्णुता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहिष्णुता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिये, त्रिकाल संध्या इत्यादि, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 790, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन इनमें से किसका है? यह कथन इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी का है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला फैक्ट है, प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रयोगवाद कविता में युक्त से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि के एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये पंक्ति के रचयिता हैं रामविलास शर्मा, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। ये पंक्ति उनकी सत्यम शिवम सुंदरम की है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया है, जो 1943 में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, अक्टूबर 1912 में हुआ। और मृत्यु सॉरी दोस्तों 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दिन 1936 ईस्वी उपन्यास है पाप के पुजारी 1936, ये नाटक है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 792, निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की ये सुमेलित है। फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन का है। और नीली रेखा तक, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। और यहाँ पर लोग भूल गए हैं, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय का है, रघुवीर सहाय का है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। लोग भूल गए रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें सन 1984 ईस्वी में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 ईस्वी में लोग भूल गए के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न 793, ग्रंथों का सही अनुक्रम देखना है। तो चलिए देखते हैं ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो अज्ञे जी का चिंता 1924 ईस्वी की, 1924 ईस्वी की। और
चांद का मोटेड़ा ये मुक्तिबोध जी की है, ये इसका प्रकाशन 1964। और चिंता है 1924 की अज्ञे जी की है। और चांद का मोटेड़ा ये हो गया। उदिता, उदिता ये है शमशेर बहादुर की 1980 की। और संसद से सड़क तक ये धूमिल की आप सभी जानते ही होंगे, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। 1972। तो इस प्रकार सबसे पहले चिंता होगी, चिंता अज्ञे जी की 1924। तो इसके बाद 1964 चांद का मोटेड़ा दूसरा, 3-2, 3-2। फिर होगा संसद से सड़क तक 4, फिर 1। तो इसका उत्तर 3-2-4-1 विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंता 1924 प्रकाशन अज्ञे जी का। चांद का मोटेड़ा 1964 ईस्वी मुक्तिबोध का। संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित धूमिल जी की है, सुदामा पांडे धूमिल पूरा नाम है। उदिता है 1980 में प्रकाशित शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है 794। वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वो कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। ये उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया? उद्धरण एक लंबी कविता का अंत से लिया गया, विकल्प डी सही है। चलिए, मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत से लिया गया उपर्युक्त उद्धरण मुक्तिबोध की प्रमुख कविताएं हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, अंधेरे में का पहला प्रकाशन, कल्पना पत्रिका में 1964 में, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। अगला प्रश्न है अषाढ़ वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? तो अषाढ़ वीणा ये आंगन के द्वार पार कविता संग्रह में है, विकल्प डी सही है। अषाढ़ वीणा आंगन के द्वार पार कविता संग्रह में संग्रहित है, विकल्प डी सही है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। अषाढ़ कविता अज्ञे के आंगन के पार द्वार जो कि 1961 में प्रकाशित कविता संग्रह में संग्रहित है। अज्ञे के अन्य काव्य हैं बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी में प्रकाशित, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में प्रकाशित, अरि ओ करुणामय प्रभामय 1959 में प्रकाशित। ये सभी रचनाएं अज्ञे जी की हैं। अगला प्रश्न है 796। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। तो ये सही है। और आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, ये भी सही है। और कवि केवल खुशी के गीत गाता है, ये गलत है। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है, ये गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर कूट 1-2 यानी कि विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 797। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है केदारनाथ सिंह, विकल्प सी सही है। बाघ नामक कविता केदारनाथ सिंह की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवि हैं। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सारस। ये सभी केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। नागार्जुन की अब देखते हैं। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है और ये यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है 798। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियाँ ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चकमक की चिंगारियाँ मुक्तिबोध की कविता है। यह चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। चकमक की चिंगारियाँ ये चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। मुक्तिबोध की काव्य कृतियाँ हैं चांद का मुंह टेढ़ा, इसका प्रकाशन 1964। भूरी भूरी खाक धूल, इसका प्रकाशन
अस्सी अंधे और इनकी चर्चित कविताएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये सभी मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। अगला प्रश्न 799। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? तो यह कहा गया वाक्य है धर्मवीर भारती का। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कथन है धर्मवीर भारती का। अंधा युग गीति नाट्य के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित स्वतंत्र त्रयोत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता में उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। अगला प्रश्न है जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? तो सर्जना के क्षण ये अज्ञे जी की कविता है। विकल्प ये सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सर्जना के क्षण कविता अज्ञे जी की है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं हैं असाध वीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास क्षण भर, शब्द और सत्य, ये सभी रचनाएं अज्ञे जी की हैं। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि आप यदि यहाँ तक लास्ट तक देख चुके हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छा लगा ही होगा। और आपसे उम्मीद करेंगे कि लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।